क्लास की। अभी तक हमने इस चैप्टर में वैश्वीकरण के बारे में बहुत सारी जानकारी पा ली है। वैश्वीकरण का एक उदाहरण बहुत अच्छा है कि जो विदेशी व्यापार होता है, विदेशी व्यापार के अंतर्गत हम क्या करते हैं, दूसरी देशों की कंपनियों को अपने देशों में आने देते हैं, परमिशन देते हैं उनको व्यापार करने की। जब वो व्यापार करने के लिए आती हैं तो यहाँ वो कंपनियाँ यहाँ आकर इन्वेस्ट करती हैं। इन्वेस्ट को हिंदी में बोलते हैं निवेश करती हैं। कैसे निवेश करती हैं? वो यहाँ कारखाने लगाती हैं, यहाँ मज़दूर हायर करती हैं, यहाँ बाबू मतलब क्लर्क वगैरह, नौकर हायर करती हैं। कुशल और अकुशल दोनों टाइप के मज़दूर हायर करती है, मतलब नौकरी पर रखती है ना। इससे होता क्या है, उस कंपनी को फ़ायदा होता है क्योंकि उसका बाज़ार इस देश में अच्छा खासा था, उसको बाहर से माल लाने में ज़्यादा पैसा लगता है बजाय यहीं बनाने के। तो वो यहीं बनाती है, यहीं बेचती है, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और यही विदेशी व्यापार जो है वो वैश्वीकरण की तरफ आगे बढ़ाता है। वैश्वीकरण का मकसद क्या है? वैश्वीकरण का मकसद है पूरी दुनिया भर में किसी भी चीज़ की मतलब सही से सही कीमत पे उपभोक्ता तक पहुंचाना वैश्वीकरण है ना। सारी चीज़ें एक ही दाम पर पूरे देशों में उपलब्ध हो सके, मुद्रा का एकीकरण हो सके, वैश्वीकरण का ये टारगेट है, लक्ष्य है ना। उसके बाद हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी देखी थी। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ऐसी कंपनियां जिनका व्यापार 2 से अधिक देशों में होता है उन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं, MNC बोलते हैं। यहाँ पर एक कॉल सेंटर का उदाहरण है जो कि किसी विदेशी कंपनी का है जो भारत में चल रहा है, लेकिन वो कंपनी विदेशी है, बाहर की है ना। उसके बाद विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, बहुत सारी कंपनियां, करगिल फूड्स और परख फूड्स। करगिल फूड्स बड़ी कंपनी थी, उन्होंने भारत की तेल बेचने वाली कंपनी परख फूड्स को खरीद लिया, जिससे उनका उत्पादन भारत में तेल उत्पादन का सबसे ज़्यादा हो गया। मतलब बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं और व्यापार में वृद्धि करती हैं इस प्रकार से, है ना। जीन्स जो है, बहुत सारी जो आइटम रहता है वो विदेशों का आइटम भारत में तैयार किया जाता है। 2 उदाहरण हैं, जीन्स और फुटबॉल। फुटबॉल भी जो है वो एक उदाहरण है। भारत में हरियाणा में यहाँ पर महिलाएं फुटबॉल बना रही, वहीं फुटबॉल बाहर जा रहा था। फोर्ड कंपनी का उदाहरण आया था, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, कैसे विदेशी बाजार और वैश्वीकरण में मदद करता है वो हमने देखा था। भारत में चीन के खिलौनों के बारे में देखा हमने कि 70 से 80% भारतीय दुकानों पे जो है वो चीनी खिलौने बिकने लगे थे। अब धीरे धीरे ये चीज़ कम हो रही है। ये वैश्वीकरण क्या है, उसकी डेफिनेशन यहाँ आई थी। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वैश्वीकरण। इसको अंडरलाइन भी कीजिएगा, एक हाईलाइट कर लीजिएगा चाहे तो। खालिस्तान या एक वाक्य में उत्तर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? भारत की कुछ प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताओ, तो वो भी पता होना चाहिए। ऐसी कंपनियां जो भारत की हैं लेकिन बहुराष्ट्रीय हैं, उदाहरण के लिए टाटा, TCS, टाटा कम्युनिकेशन सर्विस, या टाटा मोटर्स। टाटा नहीं बोल दोगे केवल, टाटा भाई मदर कंपनी है, मतलब पेरेंट कंपनी है, उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग काम करती। टाटा अपने आप में कोई कंपनी नहीं है, वो केवल एक नाम है। कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स, जो क्या बनाती है, गाड़ियाँ बनाती है। टाटा कम्युनिकेशन सर्विस, जो कि क्या बनाते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बच्चों का ड्रीम जॉब रहता है TCS में काम करना, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो बहुत सारे इंजीनियर्स जो बनते हैं, BTech करते हैं, BE करते हैं, उनका ड्रीम जॉब रहता है TCS। इन्फोसिस एक कंपनी है बहुत अच्छी, IBM एक कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है IT की। IT मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी, जो कि हमने आखिरी क्लास में उस पर बात करी थी, सूचना और प्रौद्योगिकी पे, है ना, उसको हम IT बोलते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, कौन कौन से कारण हैं जिससे वैश्वीकरण संभव हो पाया। एक तो कंटेनर्स, है ना, दूसरा सूचना और प्रौद्योगिकी, उसमें एक प्रेस का उदाहरण लिया था, कैसे वो लंदन की प्रेस है, वहाँ की मैगजीन भारत में छापती है ना। तो ये IT ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। IT याद रखना, IT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।
अच्छा, इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि जो आजकल बच्चे 12वीं क्लास में भी आईटी करके सब्जेक्ट आ जाता है, जहाँ वोकेशनल पढ़ाई होती है जिन स्कूलों में, व्यावसायिक अध्ययन बच्चे पढ़ने लगते हैं 10वीं के बाद से ही, वो वहाँ पर जैसे आईटीआई जिसको बोलते हैं, डिप्लोमा होता है, उन फील्ड में आईटी एक फील्ड जुड़ गई है, आईटी एक सब्जेक्ट जुड़ गया है उन स्कूलों में। उन जहाँ डिप्लोमा कराया जाता है वहाँ आईटी एक जो है सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाने जाने लगा है, क्योंकि भविष्य की पढ़ाई है। वाकई में आईटी जो है वो फ्यूचर में बच्चों को नौकरी देने वाला है, इसीलिए जो है आईटी स्टार्टिंग में आजकल सब्जेक्ट भी बना दिया गया है। तो आईटी के सूचना और प्रौद्योगिकी क्या है उसका एक उदाहरण यहाँ पर हमको पत्रिका डिज़ाइनिंग में दिखा था कि कैसे लंदन की कंपनी यहाँ विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, एक नया शब्द आ रहा है अब यहाँ पर, उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण करने से पहले हमको व्यापार अवरोधक समझना पड़ेगा कि व्यापार अवरोधक क्या थे, है ना। तो उसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, उसको उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो शब्दों को सीखना है हमको, व्यापार अवरोधक क्या होते हैं और दूसरा उदारीकरण क्या है। तो उदारीकरण पढ़ने से पहले हमको व्यापार अवरोधक पढ़ना पड़ेगा। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने बहुत सारे रास्ते थे जिससे हम विदेशी कंपनियों से माल खरीद सकते थे। उदाहरण के लिए हम स्टील की बात करें, क्योंकि स्टील, सीमेंट, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के पास इतने ज़्यादा कारखाने या फिर मशीनरी नहीं थी कि देश अपने आप में विकास कर सके। लेकिन भारत की सरकार ने ये डिसीज़न लिया कि हम बाहर से इसको मंगवाएंगे नहीं, चीज़ों को मंगवाएंगे नहीं, हम खुद ही बनाने की कोशिश करेंगे। हम बाहर की कंपनियों को यहाँ नहीं आने देना चाहते। तो जब बाहर की कंपनियों को, या उदाहरण के लिए ले लें, हम मशीनों को नहीं आने देना चाहते, बाहर की विदेशी मशीनों को भारत में नहीं आने देना चाहते, विदेशी कंपनियों को भारत में नहीं आने देना चाहते। उदाहरण के लिए साबुन बनाने की कंपनी की बात कर लें, तो भारतीय सरकार ने बोला अगर साबुन बनाने हैं तो आप हमारे देश में आओ, हमारे देश में साबुन बनाओ, यहीं बेचो, हम बाहर से साबुन नहीं खरीदेंगे, आपके देश से साबुन नहीं खरीदेंगे, ना ही हम मशीन खरीदने की कोशिश करेंगे आपसे। ऐसे स्टार्टिंग में सोच रही भारत की। सोच के पीछे कारण क्या था? सोच के पीछे कारण था कि भारत जो है वो अपना पैसा बचाना चाहता था। देश में जितना पैसा है ना, संसाधन बढ़े लेकिन देश का पैसा बाहर ना जाए। तो सरकार ने क्या करके रखा था, विदेशी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए कुछ नियम बना दिए थे। उदाहरण के लिए कोई अगर भारतीय व्यक्ति अगर ज़मीन खरीदना चाहे उद्योग के स्थापित करने के लिए, मान लीजिए उस टाइम उदाहरण के लिए 1000 रुपये 1 एकड़ के उसको देना पड़ेंगे भारतीय के लिए। लेकिन वही चीज़ अगर कोई विदेशी कंपनी खरीदना चाहे उसको तो उसको 10,000 रुपये देना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार की नियम जो है कहलाते हैं व्यापार अवरोधक। सरकार क्या करती है, इस पर रोक लगाने के लिए व्यापार अवरोधकों का इस्तेमाल करती है। और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार अवरोधक है टैक्स बढ़ा देना। अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई है तो इसको अब इस तरह से समझो कि व्यापार अवरोधक होते क्या है। आपको मालूम है कोई भी देश अगर प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है, तो वहाँ पर सड़कें, बिल्डिंग, पार्क, बांध, ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है ज़्यादातर। आप देखो, बिल्डिंग बनाने में कंक्रीट चाहिए, पुल बनाने में कंक्रीट चाहिए, सीमेंट की सड़क बनाने में कंक्रीट चाहिए, बांध बनाने में कंक्रीट चाहिए। कंक्रीट स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? आप अगर छत डालने की चीज़ देखोगे, छत कैसे डलती है अगर आप देखोगे, आप उसमें देखोगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीमेंट तो है ही, गिट्टी तो है ही, उसके साथ साथ मायने रखता है लोहा, जिसको नॉर्मली हम स्टील यूज़ करते हैं, लोहा इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्योर लोहा मुलायम होता है, तो जो लोहा हम इस्तेमाल करते हैं छत डालने के लिए, खंभे खड़े करने के लिए, पिलर बनाने के लिए, वो सब स्टील है ना, स्टील है। उसमें कुछ कार्बन मिला के उसको थोड़ा सा कड़क बनाया जाता है, क्योंकि प्योर जो लोहा होता है, शुद्ध लोहा जो है वो मुलायम होता है, वो छत नहीं झेल सकता, उसमें बीच में झोल आ जाएगा अगर हम शुद्ध लोहे का इस्तेमाल करेंगे छत डालने में, तो है ना। इसलिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील और कुछ नहीं है, लोहे में कुछ % कार्बन मिला दो तो लोहा थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है लोहे की, तो उसको हम स्टील बोलते हैं, है ना। स्टेनलेस स्टील नहीं, स्टील।
और हर एक देश के लिए स्टील उत्पादन बेहद ज़रूरी है ना। तो भारत में जो स्टील का उत्पादन है वो भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा, जमशेदजी टाटा ने शुरू करी थी टाटा स्टील। तो भारत की झारखंड या उड़ीसा, कंफर्म नहीं है मुझे, सॉरी, पता नहीं मैं कैसे दिमाग से कन्फ्यूज़न के कारण से, झारखंड या उड़ीसा में है ये कंपनी। और भारत में बहुत ज़्यादा एक और सरकारी कंपनी है टिस्को, है ना। टिस्को शायद सरकारी नहीं, टाटा स्टील ही है टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म पूछा जाता है, हमको पता होना चाहिए, अभी चैप्टर में आएगा, आया नहीं है तो आएगा। टिस्को जो कि स्टील निर्माण करती है भारत में। मैं केवल अभी उदाहरण बता रहा हूँ। तो अब होता क्या है, मान लो टाटा की जो स्टील निर्माण की कंपनी है वो 1 टन स्टील मान लीजिए 1 लाख रुपए का दे रही है। 1 टन स्टील 1 लाख रुपए का दे रही है, गलत हो सकता है लेकिन समझाने के लिए उदाहरण बता रहा हूँ। कहाँ बना रही है वो स्टील? भारत में बना रही है। लोहा कहाँ से निकाल रही है? भारत में बना रही है। बेच कहाँ रही है? भारत में बेच रही है ना। भारतीय कंपनी जमशेदजी टाटा की टाटा स्टील, है ना। और वही चीज़ चाइना में जो लोहा है उसके सबसे बड़े खदान है, तो वही चीज़ चाइना में जो कंपनियां बना रही है वो 1 टन का 70,000 रुपये, 75,000 रुपये, 80,000 रुपये देने को तैयार है। अब होगा क्या, यदि चाइना का वैश्वीकरण है ना, मार्केट खुला हुआ है, तो चाइना की कंपनी यहाँ के किसी भी बंदे को बेच सकती है, क्योंकि सब पूरा दुनिया एक दूसरे के लिए खुली हुई वैश्वीकरण के अंतर्गत। उपभोक्ता को जहाँ से सस्ता मिलेगा माल वहीं से खरीदना चाहेगा। एक हम मान लीजिए हम अगर छत डाल रहे हैं तो हमको करीबन 5 टन लोहे की आवश्यकता है, 2-3 छत डलना है इकट्ठी, 5 मंजिल या फिर बहुमंजिला इमारत है तो 50 टन मेरे को लोहा चाहिए। तो 1 टन पे अगर मान लीजिए 20,000 रुपये की भी बचत हो रही है यदि मेरी, तो 50 टन 100 टन के मामले में वो बहुत ज़्यादा रुपये हो जाएंगे, मेरी बचत ज़्यादा होगी। तो मैं भारतीय कंपनी से ना खरीद कर स्टील किससे खरीदना चाहूँगा? चाइना की कंपनी से खरीदना चाहूँगा ना, क्योंकि मैं तो उपभोक्ता हूँ, मुझे तो जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं वहाँ से खरीदूँगा, है ना। अब यदि मान लीजिए सभी भारतीय सस्ते के चक्कर में चाइना का स्टील इस्तेमाल करने लगेंगे तो क्या होगा? भारत की करेंसी चाइना में जाएगी बहुत ज़्यादा, और चाइना और भारत की करेंसी में डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब आर्थिक मसले में भारत पीछे रह जाएगा कहीं ना कहीं हद तक चाइना से। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तो अब सरकार के सामने भी ये चुनौती रहती है। सरकार रोक तो सकती नहीं है चाइना, क्योंकि हमने ऑलरेडी वैश्वीकरण की तरफ बढ़ गए हैं, तो सरकार उसको मना नहीं कर सकती कंपनी को कि आप नहीं बेचोगे यहाँ पर, या उपभोक्ता को मना नहीं कर सकती, लीगल नहीं है वो। लेकिन फिर सरकार क्या करती है, लाओगे तो हमारी बॉर्डर से ना, हमारे देश में आएगा स्टील तो बॉर्डर क्रॉस करके आएगा ना, जहाज़ की बॉर्डर क्रॉस करके आएगा, हवाई जहाज़ से आएगा, ट्रकों से आएगा तो ना कहीं से बॉर्डर से। तो सरकार क्या करती है, बाहर से आने वाले स्टील पर टैक्स लगा देती है, कर लगा देती है। और ये कर एक प्रकार के व्यापार अवरोधक होते हैं। मान लीजिए सरकार के नियंत्रण में हो, सरकार चाहे तो 10%, 20%, 30% कितना भी टैक्स लगा सकती है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो टैक्स एक प्रकार का व्यापार अवरोधक है। अब मान लीजिए उस जो 80,000 रुपये टन के हिसाब से, अगर वैसे बहुत सस्ता है, इतना सस्ता नहीं होता लोहा, टन के हिसाब से अगर लोहा आ रहा है भारत में और सरकार ने उस पर 20% टैक्स लगा दिया, तो वो 20%, 30% टैक्स लगा दिया तो वो 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। मतलब अब इंडियन बंदा के सामने या तो 1,10,000 रुपये का चाइना का 1 टन लोहा ले, या 1 लाख का भारतीय लोहा ले ले। तो अब भारतीय उपभोक्ता के सामने क्या ऑप्शन है? भारत का लोहा लेना चाहेगा वो। तो सरकार इस प्रकार से व्यापार अवरोधकों का इस्तेमाल करती है। टैक्स लगाना, कर लगाना एक प्रकार का व्यापार अवरोधक ही है। उससे क्या होता है, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। नहीं तो होगा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम हुआ था, व्यापार करने के लिए आई थी एक कंपनी और फिर पूरे भारत पर ही कब्जा कर लिया था। सेम टू सेम केस दूसरे देशों के साथ होगा अगर हम व्यापार अवरोधकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। अब जब ये व्यापार अवरोधक एक सीमा से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसा कि भारत के केस में हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ तो इस प्रकार के व्यापार अवरोध, ज़मीन महंगी देना, उनके सामने बहुत सारे पर्यावरण से जुड़े हुए कानून लाद देना,
क्या धुआं ज़्यादा एक दिन में इतना ही धुआं निकलना चाहिए, एक दिन में इतना ही काम करवाओगे, एक दिन में मज़दूरों को इतनी मजदूरी देनी ही पड़ेगी, मज़दूर की तबीयत ख़राब हुई तो उसको इलाज करवाना ही पड़ेगा और उसको हर्जाना भी देना पड़ेगा, ढेर सारे नियम थोप दो उन पर, तो वो कंपनी क्या होगी, भारत में आने ही नहीं चाहेगी। और मकसद क्या है, मकसद ये है कि भारतीय कंपनियों को बढ़ावा मिले। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो इस प्रकार के ढेर सारे व्यापार अवरोधक लगाए गए थे ताकि देश की जो कंपनियां रहें, देश के जो कारखाने रहें, उनको फ़ायदा पहुँचे, देश के जो व्यापारी रहें उनको फ़ायदा पहुँचे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब जो है ये व्यापार अवरोधक देश के लिए घातक सिद्ध होने लगे। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और देश में जितने भी संसाधन थे वो सफिशिएंट नहीं थे, पूर्ति नहीं कर पा रहे थे इतनी बड़ी जनसंख्या की। तो फिर सरकार ने क्या किया, फिर आया उदारीकरण। अब उदारीकरण में क्या किया जाता है, जो व्यापार अवरोधक लगाए गए थे ना ताकि विदेशी व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, अब उन्हीं नियमों में ढील दी जाती है। जैसे आप आओ, ज़मीन हम आपको लीज पर देंगे, 1 रुपये पर एकड़ के हिसाब से लीज पे देंगे। आपको लगेगा कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है, लेकिन यकीन नहीं मानोगे, कई व्यापारियों को कई राज्यों की सरकारों ने 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन दी है, 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, इतनी सस्ती। तो लीज पर देना क्या होता है, वो भूमि पर मालिक नहीं हो पाते, 60 साल की लीज पर, 70 साल की लीज पर ऐसे देते हैं ज़मीन, किराए पर देना है ना। ताकि अब सरकार ऐसा क्यों करती है, सरकार ऐसा इसलिए करती है क्योंकि बड़ी कंपनी आएगी तो उसको अगर ज़मीन फ्री में मिल जाएगी तो वो कारखाना तो लगाएगी ना, कारखाने के लिए मजदूर तो यहीं से रखेगी ना, जो उसके कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो खाना तो यहीं खाएंगे ना। तो जो कारखाने के आजू बाजू जो शहर है ना उसके लोगों को रोजगार मिल जाता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग आप में से मंडीदीप गए होंगे। मंडीदीप हमारे भोपाल से लगा हुआ सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ ढेर सारी फैक्ट्रियाँ हैं। तो आप देखो, फैक्ट्रियाँ हैं तो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं तो रह भी रहे होंगे वहाँ पर। तो वहाँ अपने आप एक सब्जी मंडी बन जाएगी, अपने आप एक बस स्टैंड बन जाएगा, अपने आप स्कूल खुल जाएगा, क्योंकि पता है लोग बाग रह रहे हैं। तो भले ही ज़मीन हमने सस्ती दी फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आसपास जो रोजगार उत्पन्न होता है ना वो फ़ायदेमंद रहता है उस राज्य के लिए, इसलिए इतनी सस्ती दरों पर। तो ये प्रोसेस कहलाती है उदारीकरण की प्रोसेस। व्यापार अवरोधक लगाए जाते हैं ताकि विदेशी कंपनियां व्यापार में थोड़ी सी कोताही बरतें, ज़्यादा विदेशी व्यापार ना हो कि देश ही पूरा विदेशी कंपनियों के मायने पे चलने लगे, उनके आधार पर चलने लगे। तो उनको रोकने के लिए व्यापार अवरोधक लगाए जाते हैं। और व्यापार अवरोधक, फिर अगर व्यापार अवरोधक खत्म करने की प्रोसेस कहलाती है उदारीकरण, जो कि भारत में 1990 के दशक में हुआ था, है ना। उस टाइम के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। आप में से बहुत सारे लोगों ने जानते होंगे मनमोहन सिंह जी को। तो 1990, 91, 92 के दौर में जो है इन्होंने उदारीकरण की प्रोसेस लाए थे और बहुत सारी कंपनियां फिर भारत में आई और भारत एक आपातकाल की स्थिति से बच गया था। आपातकाल को इंग्लिश में बोलते हैं इमरजेंसी। तो इमरजेंसी कई तरह की होती है। देश में इमरजेंसी लग चुकी थी 1970-71 में, लेकिन वो गृह संबंधित थी, मतलब घर में ही लड़ाई झगड़े ना हो उससे संबंधित थी। वित्तीय आपातकाल भी होता है एक। वित्तीय आपातकाल मतलब देश जब बहुत ज़्यादा कर्ज में दब जाता है, पैसा नहीं होता है, संसाधनों की कमी हो जाती है, तो तब देश में वित्तीय आपातकाल लगता है। बहुत सारे परेशानियां खड़ी हो जाती हैं देश के सामने जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति आती है। तो पाकिस्तान में बहुत बार लग चुका है। 1990 के दशक में भारत में भी लगने की आसार बन रहे थे, लेकिन फिर बाद के प्रधानमंत्री और तब के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उस टाइम के वित्त मंत्री थे, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भारत को किसी तरह से इस आर्थिक मंदी से निकाला जाए, इस आर्थिक परेशानी से निकाला जाए। और उन्होंने फिर वहाँ पर उदारीकरण की प्रोसेस अपनाई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, तब के वित्त मंत्री, उस टाइम के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने बहुत सारी नीतियाँ ऐसी बनाई जो कि उदारीकरण की नीतियाँ थी,
और उन नीतियों के दम पर भारत में जो है आर्थिक आपातकाल आने से बच गया, भारत इमरजेंसी से बच गया। जब 2014 का चुनाव चल रहा था तो प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री, मतलब 2014 में तो हमारे अभी जो नए प्रधानमंत्री वो आ गए थे, उसके पहले जब चुनाव चल रहे थे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उससे पहले, और उन पे बहुत सारे आरोप लगाए गए कि ये तो रोबोट हैं, सोनिया गांधी के काम इशारों पर काम करते हैं, खुद से कुछ बोलते नहीं हैं, हंसते नहीं हैं, कुछ ज़्यादा जल्दी से मूवमेंट नहीं करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, वो एक स्कॉलर, बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है ना, जो बहुत ज़्यादा मायने में समझदार, अर्थशास्त्री मतलब कि जो पैसों के मामले में बुद्धिजीवी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज लिए हुए है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेहद विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत शांत, उनका स्वभाव शांत रहने का है। तो हमारे यहाँ उनका मजाक उड़ा देते थे रोबोट कहकर या मैडम का चमचा कहकर। हमारे यहाँ भारत में ये कमी है, हम बिना सोचे समझे 1990 के दशक में वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी नीतियों के दम पर भारत में आर्थिक आपातकाल लगने से बच गया था भारत। और शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है, उस टाइम भारत ने कई टन सोना जो है वो गिरवी रखा था IMF पे लोन लेने के लिए, उदारीकरण की प्रोसेस के अंतर्गत ही, और उससे 10 गुना 20 गुना सोना जो है हमारे देश, उन्हीं मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए IMF से वापस खरीदा था, उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा। मैंने शायद पहले जिक्र कर चुका हूँ इस चीज़ का। तो उदारीकरण की प्रोसेस ये है, व्यापार अवरोधक का जस्ट अपोजिट है उदारीकरण। व्यापार अवरोधकों में विदेशी व्यापार को सीमित किया जाता है, व्यापार अवरोधक लगा के दूसरे देशों से आने वाली कंपनियों को रोका जाता है ज़्यादा आधिपत्य जमाने से, उनका एकाधिकार जमाने से रोका जाता है ना। और उदारीकरण की प्रोसेस में उन नियमों में ढील दी जाती है, व्यापार अवरोधकों को कम किया जाता है ताकि कंपनी आसानी से अपना व्यापार कर सके, है ना। क्वेश्चन है, चैट में आया है, भैया अगर देश में बहुत कर्ज होता है तो देश की कंपनी ही तो पैसे छापती है, वो चाहे तो कितने भी पैसे छापे। हाँ, देश में नोट छापने का काम RBI करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, बैंक है, बैंकों का बैंक जिसको कहा जाता है उसको RBI कहते हैं। बैंकों का भी बैंक है, मतलब सबसे बड़ा बैंक भारत का RBI, वही नोट छापने का काम करता है। तो शायद पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। नोट तो हमारे यहाँ छपते हैं तो फिर हम ढेर सारे नोट छाप लें और सभी को 1-1 करोड़ रुपए देते हैं हर एक व्यक्ति को। लेकिन एक चीज़ फिर से वही बात है, मैंने शायद पहले भी समझाया हुआ है, देश में संसाधन सीमित हैं, संसाधन जो है ना वो सीमित है। मतलब उदाहरण के लिए बताता हूँ, अभी हम टमाटर लेने जाएंगे तो हमको टमाटर 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो ऐसे मिलेंगे, है ना। लेकिन जब व्यक्तियों के पास पैसे ज़्यादा होंगे ना तो वो 30,000 रुपये किलो बिकेंगे, 40,000 रुपये किलो बिकेंगे। तो जैसे ही मुद्रा छाप दी जाएगी ना ढेर सारी, तो चीज़ों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, है ना। जो हमारी आलू अगर 20 रुपये किलो है, 25 रुपये किलो है, तो 25,000 रुपये किलो होगा अगर 1-1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं हर एक व्यक्ति को। तो जैसे ही नोट छापे जाएंगे वैसे ही चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। उसका एक सिंपल सा आंसर ये है, इसलिए सरकार नोट नहीं छाप सकती ज़्यादा मात्रा में। सरकार ये आकलन करती है कि देश में संसाधन कितने हैं और उसके हिसाब से नोट छापती है ना। अगर ज़्यादा नोट छाप देगी तो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, जिससे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हमको टमाटर लेने के लिए जाना है तो गड्डियाँ भर भर के जाना पड़ेगा, अगर UPI करना है तो 41,000 रुपये के टमाटर खरीदे ऐसा लिखना पड़ेगा, तो फिर कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत जाएगी ना। नोट भी ज़्यादा छापना पड़ेंगे तो उसका भी पैसा तो लगता ही, हर एक नोट पे 10 रुपये लगता है, करीबन 500 रुपये का नोट छापो तो 10 से 14 रुपये का खर्चा आता है, 15 रुपये का, तो वो खर्चा तो आएगा ही। 500 रुपये के बहुत सारे नोट छापना पड़ेंगे, 5,000 के अगर छापना है तो उसके लिए भी छापने पे खर्चा तो आएगा ना, बहुत सारे छापना पड़ेंगे। तो और फ़ायदा कुछ रहेगा नहीं क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है नोट ज़्यादा छापने से, है ना।
उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि नोट हम छाप सकते हैं ढेर, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है भाई, हमारे यहाँ छाप रहे हैं ना नोट, हमारा ही बैंक तो छाप रहा है आरबीआई, तो ढेर सारे नोट, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए। अगर नोट ढेर सारे छप भी जाएंगे तो जो कीमतें होंगी चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो जो टमाटर 30 रुपये किलो आ रहे हैं फिर वो 3000 रुपये किलो होंगे, 30,000 रुपये किलो होंगे, तो हमको ढेर सारे नोट लेकर जाना पड़ेगा टमाटर खरीदने के लिए, है ना। इसीलिए सरकार नोट छापने पर नियंत्रण रखती है। जितने उसके संसाधन उत्पन्न हो रहे होंगे उसके हिसाब से, उसकी जीडीपी जितनी रहती है उसके हिसाब से नोट छापती है सरकार। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2 टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं आप। व्यापार अवरोधक क्या होते हैं, स्टील का उदाहरण लेके आपको अगर समझ में आया होगा तो, और दूसरा उदारीकरण। अगर आप ये दोनों समझ में आ गए तो हम आप चैप्टर पढ़ने के लिए रेडी हैं, मतलब आगे पढ़ सकते हैं हम कि व्यापार अवरोधक क्या होते हैं, चैप्टर में क्या दिया हुआ है, और साथ ही साथ उदारीकरण की प्रोसेस क्या है वो भी दिया हुआ है। 10 मिनट बाकी है, काम करते हैं, दूसरी मीटिंग को लंबा ना रखते हुए बुक पढ़ेंगे अपन, लेकिन 10 मिनट बाद एक बार फिर से ज्वाइन करो।